आज आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 उसका पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति आज आपके सामने लेकर आए हैं। इतिहास की पुस्तक का ये पहला अध्याय है और इतिहास में बच्चों की कम ही रुचि होती है, लेकिन फिर भी इसको रुचिकर बनाने के लिए आपको चित्र और अन्य चीज़ों से इसको समझाने की कोशिश की गई। फ्रांस की क्रांति है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। क्रांति का मतलब है कि जब लोग वर्तमान शासन व्यवस्था से तंग आ जाते हैं तो वे वर्तमान शासक के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं, उसी से क्रांति। लेकिन क्रांति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, तो इससे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानें, पहले मानचित्र पर ये देख लेते हैं कि वास्तव में फ्रांस है कहाँ पर है। ये आप पूरे विश्व का मानचित्र देख रहे हैं। अगर इधर देखें, ये एशिया है नीले में, और इसके पास ये जो आप देख रहे हैं केसरी टाइप का, इसमें जो ये गहरा हरा देख रहे हैं, ये फ्रांस है। तो फ्रांस जो है वो हम कह सकते हैं यूरोप में है। ये दोबारा फिर ये सिर्फ यूरोप का मानचित्र है। इसमें सारे देश दिखाए हुए हैं। देश उसके ये इंग्लैंड है जिसको हम यूके कहते हैं, और इंग्लैंड के पास ही ये आप देख रहे हैं ये फ्रांस है। तो यहाँ पर वो क्रांति हुई थी। कब हुई थी ये हम बाद में करेंगे, पहले आप मानचित्र के द्वारा उस जगह को अच्छी तरह से देख लीजिए जहाँ पर वो क्रांति हुई थी। ये सिर्फ फ्रांस दिखा रखा है। इस फ्रांस के साथ जर्मनी उधर इसके साइड में है। ये पूरा फ्रांस है और ये इसके राजधानी है पेरिस। तो यहाँ से हम करेंगे, एक बड़ा चैप्टर है इतिहास का, तो 2 भागों में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर उसको सुनने में परेशानी आएगी। तो हम इसको 2 भागों में करेंगे। तो आज हम पहला भाग आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि यूरोप में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूरोप के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। वो आपको आगे जाके पता लगेगा कि कितनी बड़ी घटना थी ये। वैसे तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, तो आपने याद रखना है 1789 में हुई थी। लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है, बहुत लंबे समय की परिस्थितियां होती हैं। जब लोग उनसे तंग आ जाते हैं तो तब जाकर वो क्रांति कर बैठते हैं। सन 1774 में, याद रखने इस डेट को, सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, यानी कि फ्रांस का राजा बना। क्या नाम था? लुई 16वां। 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। तो 20 साल का था वो। फोटो आप देख रहे हैं, ये है लुई 16वां जो 1774 में फ्रांस का राजा बना। बूर्बो राजवंश का था। तो आपने याद रखना है, कोई ना कोई वंश जरूर चलता रहता है जिसके बाद ये शासक बनते रहते हैं। तो लुई 16वें था, ये राजगद्दी पर बैठा। इसी के समय ये क्रांति हुई थी। तो जो राजा के प्रति जो लोगों को गुस्सा था वो भड़क उठा था, तो इसको जानना जरूरी है। क्या नाम है इसका? लुई 16वां। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। जो राजा था लुई 16वां था, उनका जो विवाह था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। ये मैरी एंटोनेट का चित्र है, वो बिल्कुल सही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसे ही चित्र बनाते थे चित्रकार। तो ये उनका चित्र है, मैरी एंटोनेट, ये राजा की रानी थी। जब वह राजा बना तो उसने खजाना खाली पाया। तो राजा जब बनकर आया तो स्पष्ट हो रहा है आपको कि जो खजाना था वो खत्म हो गया था। खजाना क्यों खत्म हो गया था ये भी जानना जरूरी है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण पहले राजा जो थे वो दूसरे राज्य को अपने मिलाने के लिए युद्ध करते रहते थे, ताकि एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जा सके। इसी फ्रांस के जो राजा थे लुई 16वें से जो पहले राजा थे वो भी युद्ध में लीन रहते थे, और युद्ध का मतलब है खर्चा। तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो गया था।
क्योंकि युद्ध जो है वो ऐसे तो नहीं लड़े जा सकते, उसके लिए पैसा चाहिए। फ्रांस इसलिए राजा जब बना तो लुई 16वां जब राजा बना तो उसको खजाना खाली मिला, क्योंकि युद्धों के कारण खजाना खाली हो गया था। इसके अलावा महलों के रख रखाव तथा राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने पर भी काफी पैसा खर्च होता था। ये आप सभी जानते हैं कि जो बड़े बड़े महल होते हैं उनके रख रखाव पर अगर आपका सिंपल सा घर है, साधारण सा, तो उसको भी बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, तो पैसा है नहीं था। इसके कारण फ्रांस पर 2 अरब लिवरे जो है, जैसे हमारी मुद्रा का नाम रुपए है, इस प्रकार फ्रांस की उस जमाने में जो मुद्रा का नाम हुआ करता था वो लिरवे था। तो इस सारा खर्च होने के कारण, युद्धों में लीन होने के कारण और महलों की शानो शौकत बनाए रखने के कारण फ्रांस पर कर्ज चढ़ गया था, और वो कर्ज जो था वो 2 अरब लिरवे का था। फ्रांस की मुद्रा का नाम है, ये भी आपने याद रखना है, फ्रांस की मुद्रा क्या नाम था, लिरवे। लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका ने फ्रांस के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद करवाने में सहायता की थी। अब ये एक जरूरी है कि मैंने अभी आपको बताया कि राजा जो है एक दूसरे के राज्यों को जीतते रहते थे, तो ब्रिटेन ने उसके 13 उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा था। तो जब लुई 16वें ने इन 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद करवाया तो अमेरिका ने उसकी सहायता की थी। इस युद्ध के चलते भी फ्रांस पर 10 अरब लिरवे का कर्ज और चढ़ गया, यानी कि 2 अरब लिरवे पहले थे, और जब 13 उपनिवेशों को आजाद करवाया तो 10 अरब लिरवे और चढ़ गया। टोटल 12 अरब, खरब नहीं, ये करोड़ नहीं है, अरब हैं, तो 12 अरब लिरवे का कर्ज चढ़ गया। इस कर्ज को चुकाने के लिए फ्रांस की सरकार को एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही थी। पैसा चाहिए था, क्योंकि जब कर्ज ले रखा तो आपने कर्ज भी चुकाना पड़ेगा और ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो चुकाने के लिए फ्रांस की सरकार को एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही थी। इसके अलावा दिन प्रतिदिन के खर्चों, दिन प्रतिदिन के कौन से खर्चे, जैसे सेना का रखरखाव, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत थी। अतः सरकार ने कर, या जिसको हम कहते हैं टैक्स, बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार के पास एक सबसे बढ़िया आसान सा तरीका होता है कि लोगों पर टैक्स लगा दिए जाए, और कोई तरीका नहीं होता। उस जमाने में टैक्स ही होते थे। तो जब सरकार की आमदनी कहीं से नहीं हुई तो उसने जो जनता थी उस पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया। लेकिन कर बढ़ाना आसान काम नहीं था। इसका कारण यह था कि उस समय फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में, जैसे हमारे यहाँ बटा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वहां भी जो समाज था फ्रांस का उस समय वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें वहां पर एस्टेट कहा जाता था। तो इसका हम कह सकते हैं, तो हम ऊपर से हमने कहा कि आसान नहीं था, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फ्रांस का समाज कैसा था। तो जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट, ये याद रखना अपने, समाज के जो वर्ग थे उनको क्या कहते थे, समाज, उनको एस्टेट कहा जाता था। ये 3 एस्टेट इस प्रकार थे, कौन कौन से। पहला एस्टेट जो पहला था, इसमें कौन आते थे, इसमें पादरी वर्ग के लोग शामिल थे। कौन थे इसमें, पादरी वर्ग के लोग शामिल थे। पादरी मतलब जैसे जो गिरजाघरों में रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं जो उसमें मंदिरों में रहते हैं, इसी प्रकार ग्रंथी होते हैं जो गुरुद्वारों में रहते हैं। तो वहां पर जो गिरजाघरों में रहते थे वो उनको पादरी कहते हैं। तो पहले स्टेट में पादरी वर्ग के लोग शामिल थे। इन्हें विशेष अधिकार मिले हुए थे। विशेष अधिकार का मतलब है कि जो आम लोगों को नहीं मिले होते हैं, कोई खास लोगों को मिले होते हैं। और उनमें से क्या अधिकार था कि कर न देने का अधिकार। ये जो सारे के सारे पहले स्टेट में जो लोग आते थे उनको टैक्स नहीं देने का अधिकार था, कि वो गवर्नमेंट को किसी प्रकार का या सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। दूसरा स्टेट, इसमें कुलीन वर्ग, अमीर लोग जिनको हम कहते हैं, कुलीन वर्ग का मतलब है अमीर लोग के लोग शामिल थे। इन्हें भी विशेष अधिकार मिले थे, जैसे कर न देने का अधिकार। इसका मतलब है कि पहला स्टेट भी कर नहीं देता था। जो पादरी वर्ग थे, जितने भी सारे पादरी वर्ग थे और जितने भी कुलीन वर्ग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। तो टैक्स कौन देता था। तीसरा स्टेट, इसमें बड़े बड़े व्यवसायी, व्यवसायी मतलब व्यापारी जो व्यवसाय करते थे, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर शामिल थे। यानी कि समाज के जो जितने भी बच गए बाकी कुलीन वर्ग को छोड़कर और पादरी वर्ग को छोड़कर, चाहे फिर वो किसी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए थे, काम धंधे में लगे हुए थे, व्यापारी थे, वकील थे, किसान थे,
कारीगर थे, छोटे किसान थे या फिर मजदूर थे, वो सारे के सारे तीसरे एस्टेट में शामिल थे। सारे काम इन्हीं को करने पड़ते थे। पहला स्टेट और दूसरा स्टेट तो कोई काम ही नहीं करता था, तो सारे काम इन्हीं को करने पड़ते थे और सारे कर या टैक्स भी यही लोग देते थे। अब आपकी समझ में आ गया है कि यानी कि ज्यादातर जो कर थे वो तीसरे स्टेट के लोग देते थे, जिसमें कौन कौन आते थे? बड़े बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर, ये सारे के सारे काम भी यही करते थे और टैक्स भी यही देते थे। फ्रांस की 90% जनसंख्या किसान थी, यानी कि 90% जो लोग थे उस जमाने में किसानी करते थे। लेकिन जमीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और बड़े किसानों का अधिकार था। सोचने वाली बात है ये कि 90% लोग किसान थे लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। जमीन के मालिक कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग, बहुत बड़े बड़े अमीरपति, चर्च के पादरी और बड़े बड़े किसान। सारे कर भी इन 90% लोगों को देने पड़ते थे। अब आप सोच सकते हैं कि 90% जनसंख्या टैक्स दे रही थी और जो बड़े बड़े जिनके पास दुनिया भर का पैसा था वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। सारे कर भी इन 90% लोगों को देने पड़ते थे। कुछ कर इस प्रकार थे, कौन कौन से थे कर? जैसे किसान चर्च को जो कर देते थे उसे टाइद कहते थे। टाइद, ये याद रखना है आपने, उसका नाम जो चर्च को कर दिया जाता था उसको टाइद कहते थे। किसान सरकार को जो कर देते थे उसे टाइल कहते थे। दो प्रकार के टैक्स हैं, ये कई बार आ जाते हैं पेपर में। टाइद क्या था? जो किसान चर्च को देता था वो टाइद था, और जो किसान सरकार को देता था वो टाइल था। मजदूर कारखानों में काम करते थे, जो बाकी मजदूर थे, किसान थे, मजदूर थे, तो वो बाकी जो है मजदूर थे वो कारखानों में काम करते थे, जिनकी मजदूरी मालिक तय करते। जो फैक्ट्री के मालिक होते थे वो तय, किसान मजदूर अपने आप मजदूरी तय नहीं करता था बल्कि वो तय करते। और आप जानते हैं कि जब मालिक मजदूरी तय करेगा तो फिर वो कम से कम तय करे, लेकिन जो मजदूरी होती थी वह बहुत कम होती थी। इतनी कम मजदूरी में गरीब आदमी अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता था। यानी कि मजदूरी इतनी कम देते थे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कि उससे जो 2 वक्त की हम कहते हैं, जो गरीब आदमी होता वो 3 वक्त की रोटी नहीं खाता बल्कि 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करता था, तो वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीद सकता था। उस समय फ्रांस के लोगों का मुख्य भोजन पाव रोटी थी। अगर आपने पाव रोटी देखी होगी, ये इस प्रकार की, जिसको हमारे यहाँ पर डबल रोटी कहते थे, तो वो ये चीज वहां पर उस जमाने में खाते थे। पाव रोटी इसको कहते हैं। जब सरकार के खर्चे पूरे नहीं हुए तो लुई 16वें ने कर बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन वह अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए एस्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा थी, जो वहां पर जो राजा जिससे पूछकर काम करता था, जिसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, उसको वहां पर राजा अपने आप काम नहीं करता था बल्कि एक उसके काम पर नियंत्रण करने के लिए या उसकी अनुमति लेने के लिए, जो भी उसने नया काम करना था, जो टैक्स लगाना था, उसको एक संस्था बनाई गई थी। उसका नाम था एस्टेटस जनरल। तो यही तभी कह रखा है कि 16वां जो है, जब उसने कर बढ़ाने का फैसला किया तो यहां पर वह अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए एस्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा की मंजूरी लेना जरूरी था। एस्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। अब इसमें और क्लियर हो गया, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट, जो ऊपर तीनों एस्टेट आए में, पहले में पादरी, दूसरे में कुलीन वर्ग और तीसरे में बाकी सभी के सभी। तो इस एस्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। मतलब वो जो लोग थे वो उसी हिसाब से वहां बनाई गई थी। पादरी वर्ग अपने भेजते थे, उसके बाद कुलीन वर्ग अपने भेजते, तो जो तीसरे स्टेट में थे, मजदूर थे, किसान थे या कारीगर थे या व्यवसायी थे या व्यापारी थे, वो अपने अपने जो प्रतिनिधि थे, ताकि वो सरकार के सामने या राजा के सामने अपनी बात को रख सके। इस प्रकार से वो अपने अपने प्रतिनिधि उसमें स्टेटस जनरल में भेजते थे। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को वर्साई में एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। तो जब उसके खर्चे पूरे नहीं हुए, जब उसने ये तय कर लिया कि अब तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी, टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए उसे एस्टेटस जनरल की अनुमति लेना जरूरी था। तो 5 मई 1789 को वर्साई में, वर्साई जो है जगह का नाम है, शहर का नाम है फ्रांस में, वर्साई में एस्टेटस जनरल की बैठक बुलाई
पहली और दूसरी एस्टेट यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। यानी कि पहले जो पादरी वर्ग ने भी अपने 300 प्रतिनिधि का मतलब है कि लोगों की तरफ से एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की तरफ से अपनी बात को राजा के सामने रखता है, उसको प्रतिनिधि कहते हैं। तो 300 प्रतिनिधि भेजे, लेकिन तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। दोनों ने, जो पहले स्टेट था, दूसरा एस्टेट था, उसने 300 भेजे, लेकिन जो तीसरे एस्टेट था उसने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। ये सभी जो 600 के 600 थे, ये वो लोग थे जो किसान थे, लेकिन उनके जो आगे बच्चे थे वो पढ़ लिख गए थे, वो समझने लग गए थे कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, कि सारे के सारे जो टैक्स है वो गरीब लोगों को देने पड़ रहे हैं। तो अपनी बात को राजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। ये सभी पढ़े लिखे लोग थे। तो ये बैठक है जहां पर वर्साई में जो बैठक हुई थी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, एक तरफ जो हैं वो पादरी वर्ग के लोग बैठे थे और एक तरफ जो थे वो कुलीन वर्ग के लोग बैठे थे, और पीछे जो है उनके सबसे वो तीसरे स्टेट के लोगों को बिठाया गया था। एस्टेटस जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक एस्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। यानी कि अगर पादरी वर्ग है, बेशक उन्होंने चाहे 300 बंदे अपने भेजे थे, लेकिन उनके वोट को एक गिना जाता था। इसी प्रकार जो तीसरा स्टेट थे उनको 600 बंदे भेजे थे, उन्होंने 600 अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन उनको एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन तीसरे स्टेट ने, जिन्होंने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे थे, मांग रखी कि बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे 600 आ रहे, एक वोट देने का अधिकार। तो जितने उन्होंने कहा कि जितने सदस्य भाग ले रहे हैं उनमें से प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना था कि यह लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार भी है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, यानी कि जनता की हर किसी की बात को सुना जाना चाहिए। ये नहीं है कि 600 में से सिर्फ एक वोट उनका गिना जाए। तो उन्होंने मांग की कि प्रत्येक सदस्य को, जितने भी भाग ले रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सम्राट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। नाराज होकर तीसरे एस्टेट के लोग सभा को छोड़कर, जो वर्साई में जो चल रही थी जनरल एस्टेट जनरल की जो बैठक चल रही थी, वो उसको छोड़कर चले गए। तीसरे एस्टेट यानी कि जिन्होंने अपने 600 प्रतिनिधि भेजे थे। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के लोग वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और राजा की शक्तियों को कम करने वाला नया संविधान बनाने का निर्णय लिया। तो ये जो 600 लोग थे, 20 जून 1789 को ये लोग जो हैं वर्साई जो जगह थी, जो शहर था, वहां पर उसके एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली घोषित करने का मतलब है कि हम कानून बनाने वाली जो असेंबली होती है, अब वो है। जैसे हमारे यहाँ पर संसद है, तो उन्होंने अपने आप को संसद, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, कानून बनाने वाली संस्था घोषित कर दिया और तय किया कि जो राजा की शक्तियां हैं, जो तानाशाही शक्तियां हैं, उसको कम करने के लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। तो ये आप मीटिंग देख रहे हैं जो इनकी मीटिंग हुई थी।